नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर जो कि ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर फर्स्ट के बारे में। दोस्तों आज ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवाया है इसी सैम्पल पेपर का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लोगों ने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे 21 क्वेश्चन से। तो आइए 21 क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। आप इसे ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। आप इसे ग्राम, नगर या शहर कह सकते हैं। हम सब मानव बस्ती के उदाहरण हैं। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि इस किसी भी क्षेत्र में वस्तुओं का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। एक स्थान साधारणतः स्थायी रूप से बना हुआ हो तो उसे मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती कहते हैं। अब इसी पैराग्राफ के यानी इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर देने हैं। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मकान का समूह कहलाता है कि क्या कहलाता है। हमें अच्छे से याद होना चाहिए मकान का समूह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मकान का समूह कहलाता है ग्राम, नगर या शहर। यानी हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। मकान का समूह क्या कहलाता है? ग्राम, नगर या शहर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम, नगर या शहर। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं मानव भूगोल में मानव बस्ती का अध्ययन क्यों आवश्यक है। हमने स्टेटमेंट में पढ़ा कि मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मौलिक विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कि मानव कैसे रहते हैं, जिसके अंतर्गत संबंधित क्षेत्र का वातावरण भी सम्मिलित है। यानी मानव भूगोल में मानव की बस्ती कैसे बसी है, कौन से जलवायु में बसी है या किन कारणों से बसी है, वो है। इसलिए हम महत्वपूर्ण है अध्ययन करना। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। यानी बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है कि स्थायी रूप से बना होता है, यानी स्थायी रूप से जो बसे रहते हैं मानवों की बस्तियाँ, तो मानव बस्ती कहते हैं। यानी स्थायी रूप से बसा हुआ घरों का समूह मानव बस्ती कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 22 क्वेश्चन नंबर की। चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषताएं तथा इससे संबंधित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। पहले हमें विशेषता बताने चलवासी पशुचारण के, फिर उससे संबंधित क्षेत्र बताने, यानी चलवासी पशुचारण कहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली होती है। तो देख लेते हैं विशेषता इसकी। तो पहला विशेषता है कि चलवासी पशुचारक विभिन्न समुदाय में विभाजित होते हैं। प्रत्येक समुदाय एक सुस्पष्ट सीमा का विचरण करता है। यानी चलवासी पशुचारण में भी अलग अलग चलवासी पशुचारक होते हैं, यानी इनका एक समुदाय होता है। दूसरा है इन्हें अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार चारे तथा जल आपूर्ति की जानी होती है। यानी इन्हें अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार चारे और जल आपूर्ति की जानी है। यानी मौसम जिस प्रकार से होगा चलवासी पशुचारक उसी तौर पे चल बसते हैं। और इसका थर्ड पार्ट है इस प्रक्रिया में पशु पूर्णतः प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये चलवासी पशुचारक है तो इनके जो पशु होंगे तो वो प्राकृतिक वनस्पति पर ही निर्भर करेंगे। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ हो सकती हैं। और फोर्थ है चलवासी पशुचारक, यानी जो चढ़ाते हैं
जलवासी पशुचारक में भैंस, घोड़े, भेड़ आदि पालते हैं। यानी जलवासी पशुचारक भैंस, घोड़े, भेड़, बकरियां और भी कुछ पालते हैं। फिफ्थ है, इन लोगों का जीवन पूर्णतः पशु पर ही निर्भर होता है। ये पशुचारक वो होते हैं जो पूर्णतः पशु पर ही निर्भर होता है, चाहे वो दूध हो या किसी भी तरह का सामान इनसे मिलता हो। अब इनके क्षेत्र नहीं, अभी नहीं, फिफ्थ रह गया कि हिमालय क्षेत्र के जलवासी, जैसे हिमालय क्षेत्र में जैसे जलवासी पशुचारक होते हैं, तो इनका समूह के बारे में बात करते हैं। वो समूह कौन से हैं? गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं मौर्य आदि भेड़, बकरी व यौक पालते हैं। ये जो जलवासी पशुचारक के समूह हैं अलग अलग, ये भेड़, बकरी और यौक पालते हैं, जो कि हिमालय क्षेत्र के जलवासी पशुचारक हैं। अब जलवासी पशुचारण के तीन मुख्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की जाएगी। पहला है, देखिए, यह क्षेत्र 5 डिग्री पश्चिम अक्षांश के उत्तरी अफ्रीका के सहारे, यानी अफ्रीका का जो ऊपर वाला पार्ट है, नहीं, अफ्रीका महाद्वीप का जो ऊपर वाला पार्ट है, वो उत्तरी अफ्रीका के ऊपरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से पूर्व अफ्रीका के तटीय भाग से सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान होता हुआ मंगोलिया तक जाता है, जो कि चीन के पास एक देश है, चीन के उत्तरी में, वहाँ तक फैला हुआ है। यानी काफ़ी इसका क्षेत्र फैला हुआ है। खाड़ी देशों से होता हुआ सीधा मंगोलिया तक जाता है। ठीक है, अब बात कर लेंगे 23 क्वेश्चन नंबर की। 23 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संसार में विकासशील देशों के ग्रामीण वस्तु के किन्हीं 5 समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी दुनिया में जितने भी विकासशील देश हैं, जो विकास की प्रगति में लगे हुए हैं, उनके ग्रामीण बस्तियाँ उनके किन्हीं 5 समस्याओं का वर्णन कीजिए। बहुत ईजी है। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की समस्या निम्नलिखित है। पहला है, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यानी ग्रामीण बस्तियों में, यानी जो विकासशील देश है, उनमें जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती, यानी जल की आपूर्ति हो ही नहीं पाती, बहुत मुश्किल से होती है। दूसरा है, पर्वतीय तथा शुष्क क्षेत्रों में पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करनी होती है। आपने देखा होगा कि अभी भी पर्वतीय क्षेत्र में जो होता है, उनमें पेयजल की सुविधा नलों के द्वारा नहीं होती, वो बहुत दूर, उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कुएँ हो गए, तालाब हो गए, इन सब जगहों पर जाना पड़ता है। और तीसरा है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये, कि जल जनित बीमारियाँ जैसे हैज़ा, पीलिया आदि समस्याएं का सामना इन्हें करना पड़ता है। फोर्थ है, शौच एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधा नहीं होती। इन विकासशील देशों में आपने देखा होगा बहुत ही गंदगी पाई जाती है, जो ग्रामीण बस्तियों में होती है। पांचवा है, मकानों की रूपरेखा एवं उनमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री हर प्रदेश में भिन्न होती है। यानी मटेरियल जो मकान में यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि हर जगह पे अलग अलग मकान बने होते हैं। कोई फैशनेबल होगा शहरों में, तो कोई ग्रामीण में झोपड़ या मिट्टी के बने होते हैं। हालांकि आज इतना नहीं रह गया है, फिर भी। सिक्स्थ है, कच्ची सड़कें तथा आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्याओं में से एक है। यानी आज भी आप जाते होंगे गांव, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कच्ची सड़कें तो ज़रूर ही मिलनी है, और साधनों की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब 27 क्वेश्चन देखते हैं, 24। क्वेश्चन, भारत में जल संभर के विकास कार्यक्रम की उपयोगिता और व्यवहारिकता का मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि जल संभर का अर्थ क्या है।
जल संभर की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैं पहले आपको बता दूं कि जल संभर होता क्या है, एकदम इजी भाषा में। जल संभर एक भू आकृति होती है, यानी भूमि का वह आकृति जिसमें अपने आप से ही छोटे प्राकृतिक इकाई पर जल भराव होते हैं, यानी जैसे तालाब हो गए, प्राकृतिक होते हैं ये सब, यानी जल संभर जो होते हैं वो नेचुरल ही बने रहते हैं। तो एक भूभाग होता है जिस पे जल रहता है उस पर, तो वो जल संभर कहलाता है। इसे और डीपली समझने के लिए आंसर है कि जल संभर प्रकृति की दृष्टि से, जल संभर प्राकृतिक दृष्टि से एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, जैसा कि मैंने बताया, जिसका जल एक ही बिंदु की ओर प्रभावित होता है, यानी धारा, इसकी जो धारा होगी वो एक ही दिशा में बहती रहेगी। यदि कोई नदी है तो वो एक ही दिशा में बहती रहेगी, इसी दिशा में फ्लो करेगी, वो विपरीत दिशा में नहीं जाएगी। जो इसे मृदा और जल संरक्षण को आदर्श नियोजन इकाई बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक दिशा में अगर जल बहता है तो फिर वो एक जल संरक्षण को महत्व प्रदान करती है, क्योंकि अगर उलट पुलट जल बहता है नदियों का तो वो भूमि को बंजर कर देती है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ कर देती है, जिससे भूमि अपर्दन होता है या मृदा अपर्दन होता है। अब इसके 4 उपयोगिता भी पूछा था। उपयोगिता में पहले समझाया गया कि जल संभर फिर क्या है, ठीक है। तो जल संभर एक भू आकृति इकाई है और इसका उपयोग सुविधानुसार छोटे प्राकृतिक इकाई क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। इससे निम्न उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। उपयोगिता में क्या है, उद्देश्य बता रहा है कि मृदा अपर्दन की रोकथाम करके मृदा संरक्षण करना और आर्द्रता यानी आर्द्रता का संरक्षण करना, यानी मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है अगर हम जल संभर को बचाए रखें। तो कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि का विकास कर सकते हैं, यानी कृषि में सिंचाई कर सकते हैं, और गैर कृषि योग्य यानी कोई सा भी कृषि के अलावा कोई काम होता है, उद्योग होंगे, तो उनमें जल की मात्रा चाहिए होती है, तो ये भी बहुत कार्यशील हो सकता है। थर्ड है उद्यान कृषि तथा वानिकी और वन संवर्धन का विकास कर सकते हैं। पार्कों या किसी भी मैदान का हम उससे विकास कर सकते हैं। क्षेत्र में जल संबंध करके भौम जल का पुनर्क्रमण करके, यानी जो जल संबंध की जो धारा होगी, यदि हम भूमि के नीचे, भौम जल होता है भूमि के नीचे जो जल उपस्थित होता है, जो हम नलों के द्वारा निकालते हैं, तो उसमें पुनर्भरण करके, आजकल भूमि के नीचे जल की धीरे धीरे कमी होती जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है चारागाह विकास। चारागाहों का भी विकास होता है। चारागाह का विकास कैसे, क्योंकि यदि अगर पशु मैदानों में घूमते हैं और उन्हें जल की तलाश हो तो वो जल संबंध क्षेत्र में जा सकते हैं, यानी चारागाह का भी विकास होगा। और इसकी वर्क एबिलिटी यानी व्यावहारिकता क्या है वो भी देखते हैं। वर्क एबिलिटी में है कि जल संबंध विकास द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम का महत्व समझा जा सकता है, यानी जल संभर विकास द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम का महत्व समझा जा सकता है। और दूसरा है भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जल संबंध का जो विकास कार्यक्रम होता है वो भारत में वन मंत्रालय के ही हाथ में होता है, यानी पर्यावरण से कुछ भी अगर रिलेटेड होगा तो वन मंत्रालय ही देखता है, चाहे वो संरक्षण हो या कोई और काम। तीसरा है जल संबंध विकास कार्यक्रम में भूमि की क्षमता। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भूमि की क्षमता होना चाहिए और स्थानीय लोगों की सहभागिता की आवश्यकता होती है। अगर स्थानीय लोग ही जल संबंध के महत्व को नहीं समझेंगे तो जल संबंध धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, यानी जो प्राकृतिक रूप से जो बने होते हैं, भू आकृति होते हैं जल संबंध के, वो नष्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। 20 कह रहा है कि 25 जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है, यानी जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है। संसार में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का व्याख्या कीजिए। जो भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन कौन सा कारक बताना है, भौगोलिक, जियोग्राफिकली जो तत्व
प्रभावित करते हैं वो बताना है इधर। इसका आंसर है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि का तात्पर्य है यदि जन्म दर अधिक होती है। ध्यान दे, धनात्मक वृद्धि कब होती है? जब जन्म दर अधिक होती है तो जनसंख्या की वृद्धि धनात्मक होती है। अब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की बात करते हैं। पहला कारक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, उच्चावच यानी रिलीफ। पर्वतीय, पठारी तथा ऊबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग निवास करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, जबकि मैदानी भागों में आपने देखा होगा कि ज़्यादा लोग निवास करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि की उर्वरता पाई जाती है, यानी कृषि आराम से की जा सकती है और कृषि की जा सकती है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि की घाटियाँ आपने देखा होगा। दिल्ली जो यमुना नदी है वो दिल्ली की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है, यानी कृषि के लिए बहुत अनुकूल है। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड, जलवायु यानी क्लाइमेट। अत्यधिक गर्म या ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करते। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अत्यधिक गर्म जगह पर रहें या फिर एकदम पोल्स के पास रहें, संभव ही नहीं है वो तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। ठीक है, ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। इसके विपरीत शीतोष्ण जलवायु तथा मानसूनी प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं, यानी जिन प्रदेशों में मानसूनी और शीतोष्ण जलवायु होगी उन प्रदेशों में अधिक निवास करते हैं। थर्ड है मृदा यानी सॉइल। जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति का भी प्रभाव पड़ता है, यानी जितनी मृदा में उपजाऊ शक्ति होगी वहाँ पे कृषि की पैदावार ज़्यादा होगी, यानी अनाज की भरपूर मात्रा होगी। अधिक उपजाऊ मृदा क्षेत्रों में उत्पादन अधिक होता है, जैसे कि मैंने बताया, इसलिए वहाँ की जनसंख्या अधिक निवास करती है। फिर फोर्थ है खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स। विषम जलवायु होने पर भी उपयोगी खनिजों की उपलब्धि से लोग वहाँ बस लगते हैं, यानी विषम जलवायु मतलब लोगों के अनुकूल अगर जलवायु भी नहीं होगी फिर भी लोग वहाँ पे जाके बसते हैं। देखते हैं ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे उदाहरण के लिए आपको पता होना चाहिए, सऊदी अरब में भीषण गर्मी वाले क्षेत्रों में खनिज तेल के मिल जाने से जनसंख्या अधिक निवास करती है। यानी आपको पता होगा कि सऊदी अरब में खनिज तेल पाया जाता है, तो उस कारण से वहाँ की जनसंख्या है वो तेल क्षेत्र के पास निवास करती है। पांचवा है वनस्पति वेजिटेशन। अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती। अधिक वन जहाँ पे जंगली इलाका होगा तो वहाँ पे नहीं पाए जाते, लेकिन कोणधारी वनों की उपयोगिता, कोणधारी वन बहुत उपयोगी होता है। ये घरों के निर्माण में भी यूज़ किया जाता है, या कुछ भी फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है तो इस वनों को काट के ही बनाया जाता है, तो इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहाँ बस जाते हैं। इन्हें जनसंख्या इस कारण से भी निवास कर जाती है। दोस्तों आज मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें माइंड में भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी यानी पार्ट 3 सैम्पल पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी CBSE का जो सैम्पल पेपर फर्स्ट जो पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसमें मैं विथ मैप के साथ आऊँगा और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वही लास्ट वीडियो हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है। मेरे लिए एक सब्सक्राइबर मेरे को वीडियो बनाने में और प्रेरित करता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।